हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, अक्सर मेरे कई सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स के द्वारा एक सवाल पूछा जाता है कि अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते हस्बैंड वाइफ के बीच में और ससुराल वालों के बीच में जो मैट्रिमोनियल विवाद हो जाता है, तो इस वैवाहिक विवाद के चलते अगर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो गया है क्रूरता का, डाउरी की डिमांड का, 498A इंडियन पेनल कोड, जो जुलाई के बाद से 498A आईपीसी के स्थान पर सेक्शन 85 बीएनएस आ गया है, तो अगर इन धाराओं में कोई मामला दर्ज हो जाता है हस्बैंड या उसके भाइयों के विरुद्ध और वो पहले से जॉब कर रहे हैं, तो नौकरी में उसका क्या असर पड़ेगा। या अगर कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, अक्सर हम देखते हैं कि हस्बैंड के छोटे भाइयों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनका भी नाम डाल दिया जाता है, बहनों का भी नाम डाल दिया जाता है जिनकी शादी नहीं हुई। तो क्या अगर ऐसी एफआईआर दर्ज हो गई है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने में कोई परेशानी होगी या गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया जाएगा? इस तरीके के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी आपराधिक मुकदमे का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा। अगर आप डिटेल में उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब से क्या निकाल दिया जाएगा, या अगर 498A या सेक्शन 85 बीएनएस की एफआईआर हो गई है तो क्या गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इस संबंध में कानून क्या कहता है। अभी हाल ही में 30 सितंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट के फैक्ट्स के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या है और फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। दोस्तों, वैसे तो इंडियन पेनल कोड या और कोई कानून या जुलाई के बाद से जो कानून लागू हुए, बीएनएस, बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इन कानूनों में ऐसी कोई धारा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक केस पंजीकृत हो गया है या 498A में डाउरी और हरासमेंट को लेकर के कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उस व्यक्ति को नौकरी दी जाए या ना दी जाए, नौकरी से निकाला जाए या ना निकाला जाए, ऐसी कोई धारा नहीं है। हर विभाग के अपने अलग अलग डिपार्टमेंटल रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में यह स्थिति है कि अगर किसी व्यक्ति को सज़ा हो गई है तभी निकाला जाएगा। ज़्यादातर डिपार्टमेंट में ये है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ कुछ डिपार्टमेंट में ये स्थिति भी है कि अगर एफआईआर हो गई है और वो 48 घंटे से ज़्यादा जेल जा चुका है तो भी उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन स्पेसिफिक कोई ऐसा कानून में धारा नहीं है। अब साथियों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले ले चलता हूँ, आज़ादी के पहले। हाँ दोस्तों, 28 अप्रैल 1948 को एक शासनादेश आता है, गवर्नमेंट ऑर्डर, और उस शासनादेश में ये कहा जाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला कोई भी व्यक्ति सरकार में प्रवेश ना कर सके। मतलब ये था कि कोई जो माफिया किस्म का व्यक्ति है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा व्यक्ति प्रवेश ना कर सके। एक इस तरीके का जीओ आया आज़ादी के पहले। अब दोस्तों, देखते हैं कि जो ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, इस केस के फैक्ट क्या थे, और इस केस को जब हम डिस्कस करेंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट देखेंगे, तो शुरुआत में जो मैंने कहा था कि 498A की अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो क्या नौकरी से निकाल दिया जाएगा या नौकरी में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, इस सवाल का उत्तर भी इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस था, इस केस के जजमेंट से मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि जो केस गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस केस के फैक्ट क्या थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। दोस्तों, जो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, इस केस के फैक्ट ये थे, मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि एक व्यक्ति इंजीनियरिंग विभाग में नौकरी के लिए अप्लाई करता है, सारी फॉर्मेलिटी अदा करता है, एग्ज़ाम पास करता है। इसके बाद जब तक वो एग्ज़ाम पास करता है तब तक उसकी भाभी के द्वारा 498A और तमाम जो उससे संबंधित धाराएं होती हैं, उन धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, जिसमें हस्बैंड और सास ससुर के अलावा उस व्यक्ति का भी नाम था जो कि तेवर था।
जब उसकी ज्वाइनिंग का समय आता है और ज्वाइनिंग से पहले जब पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट मंगाई जाती है तो पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट में उसके इस केस का हवाला दे दिया जाता है। तो इस केस के बेसिस पर विभाग के द्वारा यह आदेश किया जाता है कि चूंकि इस व्यक्ति के विरुद्ध यह आपराधिक मामला विचाराधीन है, पंजीकृत हो चुका है, इसलिए इसको नौकरी में ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी और नौकरी में ज्वाइन कराने से मना कर दिया जाता है। अब साथियों, इस ऑर्डर के जो विभाग का आदेश था, इसके विरुद्ध उस पीड़ित व्यक्ति के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट दाखिल की जाती है। तो देखते हैं कि रिट में किस तरीके का आर्गूमेंट होता है और फाइनली क्या आदेश होता है। साथियों, ये जो रिट ए दाखिल की जाती है हाई कोर्ट के समक्ष, उसका नंबर था 12055/2024। रिट ए थी ये, बाबा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंड अदर्स। 30 सितंबर 2024 को इसमें जजमेंट होता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जे मुनीर के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि समाज में प्रचलित परिस्थितियों को देखते हुए महिलाएं वैवाहिक घरों में क्रूरता का शिकार होती हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बिना किसी उल्लंघन के, बिना किसी संलिप्तता के पति के साथ साथ उसके पूरे परिवार वालों को आरोपी बना दिया जाता है। कई केसेस में हम ये देखते हैं, ज़्यादातर केसेस में, कि हस्बैंड की उन बहनों को जिनकी शादी उससे पहले हो चुकी है और उनके पति हस्बैंड्स को भी आरोपी बना दिया जाता है। कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा एक प्रायोगिक परीक्षा को पास किया जाता है, उसकी छवि भी समाज में साफ सुथरी है, मुख्य धारा के समाज का वो हिस्सा है, ऐसी स्थिति में क्या उसके रोजगार के विशेषाधिकारों का हनन किया जाना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया जाता है हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस पूरे मामले में ऐसा कोई लिंक एविडेंस नहीं दिखा जो याचिकाकर्ता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाता क्रूरता के संबंध में। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं आता, कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं आई जो कि यह साबित करती हो कि याचिकाकर्ता ने भी क्रूरलिटी की। साथियों, महत्वपूर्ण केसेस का हवाला भी दिया जाता है। संदीप कुमार और राम कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें यह कहा गया था कि वैवाहिक विवादों से उत्पन्न अपराधों के लिए, यहाँ तक कि मामूली अपराधों के मामलों में सार्वजनिक रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण केस ला का हवाला दिया जाता है और वह केस है अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य। इस मामले में कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने चूंकि कोई जानकारी नहीं छिपाई, इसलिए वह दोषी नहीं था। इस मामले में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब उसने आवेदन किया तब उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी, ज्वाइनिंग के समय एफआईआर हो गई थी। तो कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस मामले में भी कोई इंफॉर्मेशन कंसील नहीं की। फाइनली कोर्ट ने कहा कि आरोपों और अपराध के प्रकृति के अलावा की गई कार्यवाही की प्रकृति को देखते हुए यह मामला याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत का मामला है, जो अभियुक्ता के पति का भाई है। अपराध करने में उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं सौंपी गई। यहाँ पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह माना कि जो 1948 का जीओ था वो इसलिए था कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग ना आ जाएं। यहाँ पर याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास है ही नहीं। वैवाहिक विवाद का कोई मामला दर्ज हो गया तो आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को यानी याचिकाकर्ता को नौकरी से ज्वाइन कराने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरीका का महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए मुख्य अभियंता को यह आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर पुनर्विचार करें। फाइनली दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण फैसला था। तो जो प्रश्न था कि क्या अगर 498A आईपीसी या सेक्शन 85 बीएनएस की कोई एफआईआर है तो क्या इस बेसिस पर नौकरी में ज्वाइन कराने से मना किया जा सकता है? तो हाईकोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं।
जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को भी शेयर कर दें। महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।